हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 8 में पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमें इस वीडियो लेक्चर में जो बात करनी है वो है डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि जितने भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी डेली एक्टिविटी, उनका डेली रूटीन क्या रहता है। ठीक है, तो एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात जो करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2, जिसमें हमें बात करनी है डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट में डेफिनेशन, गोल और प्रोसीजर, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन की बात करनी है, गोल की बात करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है बात करनी है, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू के बारे में बात करनी है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के बारे में बात करनी है, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है, मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, पेशेंट्स काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, उसके बारे में बात करनी है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड रहते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के पेशेंट एडमिटेड रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते थे, इन पेशेंट्स भी बोलते थे। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, अभी यहाँ पे तो हमें बात करनी है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में। तो ये क्या है, एक टाइप की विजिट होती है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के थ्रू की जाती है। पेशेंट्स को देखा जाता है, जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनको देखा जाता है, उनका रिव्यू लिया जाता है, कैसी तबीयत है, ठीक है, आपको बेटर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉलो अप लेते हैं, क्या प्रोग्रेस हुआ है हेल्थ में, आउटकम क्या निकला है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये किसके थ्रू होती है, विजिट के थ्रू होती है। जब जो भी पर्टिकुलर फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, वार्ड जितने भी वहां पे वार्ड होते हैं उनको विजिट करता है। तो ये जो पर्टिकुलर विजिट हो सकते हैं ये हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टीम के साथ भी हो सकती है, मेडिकल स्टूडेंट के साथ भी हो सकती है, या फिर वो अकेले भी जाके कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जाएंगे तभी कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट्स का फॉलोअप लेने जाएगा। तो यानी कि इससे पता चलता है कि जो पेशेंट जो एडमिटेड हैं, जो हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिटेड है, उनकी कैसी हेल्थ अभी है। ठीक है, उससे पता चलता है कि आउटकम क्या निकला है, आगे कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, या फिर कैसा बेटर वो फील कर रहे हैं, या कैसा अभी तक उनका जो भी सिचुएशन थी, जो भी डिजीज थी, वो कितना प्रोग्रेस पे है। ठीक है, तो मेनली इसमें होता क्या है कि ये एक टाइप की विजिट होती है जो किसके थ्रू की जाती है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट जो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ट्रेनीज भी होते हैं उनके थ्रू भी की जा सकती है, जो वहां पे स्टडी करते हैं उनके थ्रू भी की जा सकती है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू भी की जा सकती है। मेनली इसमें क्या होते हैं, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर मेडिकल पर्सन है और वो क्या कर रहा है, पेशेंट्स के साथ, मतलब पेशेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जो पेशेंट और जो फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फिर कोई अदर मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा सही हो जाता है। इसमें कोई पेशेंट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है। ठीक है, एवरी डे यानी कि पर डे में एटलीस्ट एक बार आपको हर प्रॉपर वार्ड राउंड करना जरूरी है। इससे पता चलता है कि पेशेंट्स का जो आउटकम है वो कितना प्रोग्रेस पे है और कितना आगे अभी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट्स के केयर में, क्योंकि मेनली क्या है कि वो भी क्या करते हैं, ड्रग से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको बताते हैं, इंकरेज करते हैं। ठीक है, ड्रग यूज कैसे करनी है, क्या करना है, और किस टाइप से आप ड्रग को यूज करनी है, कौन सी टाइप की मेडिसिन आपको कब यूज करनी है। तो ये सारा काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का भी वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है कि वो हर हर टाइप से विजिट करके आए, हर वार्ड में विजिट करके आए। यानी कि पर डे अगर देखा जाए तो एटलीस्ट वन वार्ड राउंड जो विजिट है वो होना कंपल्सरी है।
सेकंड हमारा आता है गोल, यानी कि जो वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन होते हैं उसका पर्टिकुलर गोल क्या है। अब आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है, ठीक है, अगर वो कभी एडमिटेड हुआ है तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर वार्ड टू वार्ड हर पेशेंट्स के पास जाके उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है, उनको कैसा फील हो रहा है। तो पेशेंट्स क्या है कि अपनी कंडीशंस फिर किसको बताता है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम्स होती है उनको बताते हैं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी मेडिसिन देनी है, आगे क्या ट्रीटमेंट चलाना है, अभी कितने दिन एडमिटेड रहना है, क्या आपको खाना खाना है। तो वो सारी चीजें उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट्स की एक्चुअल जो हेल्थ है वो कैसी है और आगे क्या हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इसका जो पर्टिकुलर गोल रहता है वो यही रहता है कि जो पेशेंट्स की कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, उसको मैनेज कर सके, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सके और प्रोग्रेस करा सके। इसमें जो पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम्स होती है, जिसमें डॉक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, नर्स भी इंक्लूड होते हैं, अदर हेल्थ वर्कर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पेशेंट्स है वहां पे एडमिटेड है वार्ड में, उसके मेडिकल स्टेटस को रिव्यू करते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन का मतलब है कि कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, कौन सी मेडिसिन अभी यूज नहीं करनी है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहता है, कितनी डोज में देनी है, डोज कम करनी है, बढ़ानी है या फिर घटानी है, कुछ इस टाइप के रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं पेशेंट्स के केयर प्लान के लिए, यानी कि आगे का क्या प्लान उनका रहने वाला है उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वो वहां पे डिसीजन लेते। तो इसीलिए क्या है कि जो वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो वर्ल्ड राउंड विजिट होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है उसमें जो पेशेंट्स का क्लिनिकल स्टेटस है वो हमें इजीली तरीके से पता चल जाता है, प्रोग्रेस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। और अगला जो शेड्यूल स्टडी है, यानी कि जो अगला टाइम है उसको ट्रीटमेंट करने का, डोज कितना रेशियो में देना है, कौन सी मेडिसिन लगानी है या क्या, यानी कि आगे आपको फर्दर कौन सा स्टेप लेना है वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। सेकंड इसमें जो है पर्टिकुलर, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डाटा आपके पास आ जाएगा जब आप वार्ड राउंड पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि आप वार्ड को विजिट करोगे तो एक प्रॉपर रेंज में आपके पास डाटा आ जाएगा, जैसे कि फार्मेकोलॉजिकल डाटा हो गया, फार्माकोकाइनेटिक डाटा हो गया। फार्मेकोलॉजिकल और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है ये आपको पता होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीएमई, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, ड्रग एबिलिटी, प्राइसिंग, ड्रग इंट्रेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इन्फ्लुएंस ड्रग थेरेपी सिलेक्शन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, फॉलो अप, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, किसको थेरेपेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप थेरेपेटिक मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का डाटा आपके पास आ जाते हैं और आपको इजी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पेशेंट्स के लिए लेने के लिए, जिससे कि उसकी जो हेल्थ है वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, ठीक हो सके, ठीक है। कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, क्या आपको आगे स्टेप लेना है, तो कहीं ना कहीं वो उसके बारे में पता चल जाते हैं। मेनली आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो वार्ड विजिट होती है वो 2 टाइम होते हैं, बट एक टाइम में भी आप कर सकते हो, यानी कि एक टाइम करना कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मॉर्निंग में भी एक बार वार्ड राउंड करते हैं और एक बार इवनिंग में भी करते हैं, ये आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो जनरली सी बात है कि अगर पेशेंट्स इन पेशेंट्स है, ठीक है, तो कोई अगर मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशंस होती है या फिर पेशेंट्स से रिलेटेड अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ले पा रहा, तो आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, केयर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, देखभाल भी आप कर सकते हो, ठीक है, देखभाल करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना भी दवा की जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, वो किस टाइप से वर्क कर रही है, वो सारा का सारा कुछ आपके पास एक डाटा बन के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि मेडिकेशन इंट्रेक्शन अगर कोई होता है तो भी आप ऑब्जर्व कर लेते हो इजीली तरीके से, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर होता है तो भी आप डिटेक्ट कर लेते हो, और अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो तो आप उसको मैनेज भी कर सकते हो और उससे आप पेशेंट्स को बचा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट्स है वो आपकी निगरानी में, आप आपके देखभाल में है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, आपने भी देखा होगा, अगर आपने कभी हॉस्पिटल में विजिट किया है, तो अगर कोई पेशेंट है जो वहाँ पे एडमिटेड है, तो जो मेन प्रोसीजर रहता है वो यही रहता है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग होता है, उसमें हेल्थ केयर से जितनी भी टीम होती है वो पेशेंट्स के पास विजिट करती है। उनसे जो भी उन्होंने मेडिसिन रात में लिए, मॉर्निंग में लिए, उसके बारे में पूछती है। उनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, कैसा उनको फील हो रहा है, इस बारे में वो पेशेंट से पूछती है। पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे भी वो क्वेश्चन करती है कि कैसा फील हुआ है, आराम हुआ है, नहीं हुआ है। और जो भी वहाँ पे चेंजेस होने होते हैं, जैसे कोई मेडिसिन ऐड करनी है या कोई मेडिसिन को हटाना है, तो जो वहाँ पे पर्टिकुलर टीम होती है वो क्या करती है, डिस्कस करती है इस बारे में। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करती है और उसके बाद जो भी रिजल्ट होते हैं वो कंक्लूडेड में आ जाते हैं। तो मेनली मतलब यही कुछ स्टेप्स होते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। तो जो प्रोसीजर रहता है वो मेनली इसमें एक तो हेल्थ केयर टीम इन्वॉल्व रहती है, फार्मासिस्ट भी, नर्स भी, जो फिजिशियंस है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, और पेशेंट्स के पास जाके उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, यानी कि जो मेडिसिन हमने अभी दी है। ठीक है, उसके बाद उसके जो फिजिकल कंडीशन है उसको एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद जो पेशेंट्स की प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड डिस्कस किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या हमने दिया था और आगे क्या चीजें हमें अभी ट्रीटमेंट में ऐड करनी है, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन होता है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो पर्टिकुलर हेल्थ केयर टीम के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट इसमें आते हैं रिव्यू मेडिकल हिस्ट्री। रिव्यू मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्यों है, क्योंकि जो पेशेंट है वो वार्ड में ऑलरेडी एडमिटेड है, तो डेफिनेटली सी बात है उसको मेडिसिन से भी दी गई होगी, तो उसका रिव्यू लेना सबसे पहले जरूरी है। तो जो टीम होता है वो डिस्कस करती है पेशेंट्स के बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन उन्होंने यूज की है, ठीक है, उनकी पहले कंडीशन क्या थी, अब उनको कैसा फील हो रहा है, कितना, ठीक है, सारी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड इसमें आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें डॉक्टर्स जो है फिजिकल कंडीशंस पेशेंट्स की देखते हैं, कोई चेंज हुआ है लास्ट टाइम से अब या फिर चेंज नहीं हुआ है, वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं। थर्ड इसमें आते हैं ट्रीटमेंट डिस्कशन। ट्रीटमेंट डिस्कशन का मतलब होता है जिसमें जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि कौन सी मेडिसिन ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, और जितनी भी ये चीजें होती है वो जो पेशेंट्स होते हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि हेल्थ को जल्दी से जल्दी इंप्रूव करे, उसी के अंडर में ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट डिस्कशन होते हैं इसमें क्या होता है, मेनली ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, प्रोग्रेस डिस्कस की जाती है। ठीक है, और कोई अगर पर्टिकुलर एडजस्टमेंट अगर है, नीडेड है, एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर कोई मेडिसिन और लगानी है, ऐड करनी है, तो वो डिस्कशन यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आता है एड्रेस कंसर्न। एड्रेस कंसर्न का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू है, कोई कंसर्न है पेशेंट्स को, या फिर पेशेंट्स के फैमिली मेंबर कुछ कहते हैं, तो आप उसको क्या करें, एड्रेस करें, और उसके बाद उसको क्या करें, आप उसके एड्रेस को क्या करें, सॉल्व करें। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, अगर कोई इश्यू होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए हेल्थ केयर टीम कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, इग्नोर ना करें। उसके बाद पेशेंट फैमिली इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट की जो साथ में फैमिली होती है उनसे भी पूछा जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई कैसा फील हुआ है, कैसे आपने मेडिसिन दी थी, बेटर फील हुआ है, या फिर अगर कोई पेशेंट के साथ जो फैमिली, अगर उनके भी कोई क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका आंसर करें, आप उनको प्रॉपर तरीके से चीजें समझाएं। उसके बाद फिर होते हैं कोऑर्डिनेशन। जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो प्रॉपर जो भी डिसीजन अभी लिया गया है पेशेंट से रिलेटेड वो प्रॉपर सही हो, ठीक है, सेफ्टी हो, और कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट को, यानी कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा है उसको क्या कर देते हैं, इंश्योर कर लें कि ये प्रॉपर तरीके से सेफ हो। ठीक है, लास्ट में एंड आ जाता है जिसमें जो भी कॉन्क्लूडेड होती है, कोई मेडिसिन ऐड करनी है या कोई मेडिसिन निकालना है, यानी कि जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है प्लान का, उस पे क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, उसको एग्री किया जाता है, और उसके बाद उसको फिर फॉलो किया जाता है। जो भी डॉक्टर्स, जो भी हेल्थ केयर टीम है वो प्रॉपर डिसीजन जो भी देके जाती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है, लिखा जाता है, और उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है।
सेकंड हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। अब ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू का मतलब होता है कि जब कोई भी पेशेंट जब एडमिटेड होता है यानी कि इन पेशेंट्स होते हैं तो सबसे पहले उसको जो भी मेडिसिन दी जाती है वो रिटर्न में लिख के दी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर उसको ठीक नहीं लगता है या वो प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाते तो उसके बाद फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो हेल्थ केयर टीम होती है, उनके थ्रू वो रिव्यू किया जाता है। उसमें अगर कोई चेंजेस करने, कोई मेडिसिन ऐड करनी है तब वो हम उसको ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट के ड्रग ट्रीटमेंट को रिव्यू करते हैं जब पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ठीक है, क्यों रिव्यू करते हैं और क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पेशेंट्स को आप मेडिसिन दे रहे हो और उसको ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसको क्या करोगे? एक बार रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से देखना, और उसके बाद अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप वो डिसीजन हेल्थ केयर जो टीम होती है वो ले लेती है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, पेशेंट के जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, तो इसमें अगर कोई इवोल्यूशन करना होता है, जैसे थेरेपेटिक एफिकेसी में किसी भी ड्रग की को इवोलेट करना होता है तो इवोल्यूशन हो जाता है, और पर्टिकुलर जो कंडीशंस है वो प्रोग्रेस की साइड को कर दी जाती है। प्रोग्रेस की साइड को कर देने का मतलब यहाँ पे है कि आप उसको ऐसी ट्रीटमेंट आप दोगे, आप उसको ऐसा मेडिसिन दोगे जो जल्दी से जल्दी वो क्या करे? कवर करे डिजीज को। ठीक है, अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, जब आप ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू देखते हो, ट्रीटमेंट चार्ट का मतलब है एक प्रॉपर चार्ट बना दिया जाता है जिसमें उस पेशेंट से रिलेटेड हर मेडिसिन लिखी रहती है कि इतनी इतनी एमजी में देनी है, इसको इतने एमजी में देनी है, यानी कि डोज के साथ लिखा, तो उसको बोला गया यहाँ पे ट्रीटमेंट चार्ट। और रिव्यू जब आप उसको दोबारा से देखते हो तो अगर कोई भी इश्यू, जैसे कि आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन शो हो रहा है या मेडिकेशन कोई एरर दिख रहा है, ठीक है, लैक ऑफ इफिकेसी दिख रही है, पुअर क्वालिटी दिख रही है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर अदर जो पेशेंट्स ने फील किया है वो पेशेंट्स बता रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो आप उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर उस पर आप अपना जो भी आपको रिव्यू देना होगा वो आप अपना प्रॉपर तरीके से रिव्यू देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी फार्मासिस्ट और यहाँ पे भी जो क्लिनिकल जो हेल्थ टीम है, उन दोनों का यहाँ पे प्रॉपर काम है। नेक्स्ट इसमें आता है गोल। जो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू है इसका प्रॉपर गोल क्या है? तो इसका जो प्रॉपर गोल है वो यही है कि मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी एरर हो सकते हैं उनके रिस्क को कम करना, मिनिमाइज करना ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइबिंग या फिर ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या प्रिस्क्रिप्शन के दौरान अगर कोई मेडिकेशन एरर होते हैं तो उसको क्या करना? उस रिस्क को मिनिमाइज करना, क्योंकि जब आप एक चीज को 2 बार देखते हो तो डेफिनेटली सी बात है आपको कहीं ना कहीं एरर से थोड़ा सा कम हो जाते हैं, जो एरर है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसीजर है एक बार देख लेते हैं क्या होता है प्रोसीजर। जब आप ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू करते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये कंसीडर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट तो आपको करना है कि आप सबसे पहले तो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करें? अंडरस्टैंड करें। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, आप प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें कि जो मेडिकेशन ऑर्डर था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको दवाई नहीं दी, आपने दूसरों से फिर से उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। तो यानी कि एक टाइम पे आप एक ही पेशेंट को टैगल करेंगे, एक ही पेशेंट्स को आप प्रॉपर कंप्लीट दवाई देंगे, और उसके बाद जब आप उसको दवाई समझा देंगे कि कौन से रूट में लेनी है, कौन सी डोज में लेनी है, कौन सी ड्रग का क्या नाम है, तब तक आप दूसरे पेशेंट को टैगल नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या हो सकता है? अदरवाइज कोई भी एरर हो सकता है। सपोज करो ऐसा हो गया कि आपको देनी थी किसी और की मेडिसिन, दे दी आपने किसी और को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? फिर वेरीफाई करोगे कि जो मेडिसिन ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो पहले सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ड्रग देनी थी किसी और को, आपने दे दी किसी और को, टर्मिनोलॉजी की डिफिकल्टी हो सकती है, ड्रग नेम की डिफिकल्टी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के में भी जो मतलब लेने का रूट है, जो मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट है उसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले आपका काम है कि सिर्फ आप एक पेशेंट्स को अगर
देख रहे हैं तो आप एक पेशेंट्स की ही जो मेडिकेशन ऑर्डर है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर ले ड्रग रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, अगर वो फाइंड होता है तो सबसे पहला काम है आप उसको रिकॉर्ड करें। आप पेशेंट की जो मेडिकेशन प्रोफाइल है आप उसमें रिकॉर्ड करें। क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तो आगे जब आप रिव्यू करेंगे तो आपके सामने आएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो अगर कोई भी ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर आइडेंटिफाई होते हैं तो आप उसको सबसे पहले क्या करें, रिकॉर्ड करें। ठीक है, उसके बाद जितने भी मेडिकेशंस केयर इंफॉर्मेशन है वो आप नर्स को प्रोवाइड करें, जिससे कि जो पेशेंट्स की केयर करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की केयर कौन करते हैं, नर्स ही करते हैं, तो वो अच्छे से केयर कर सके, उसमें कोई भी क्या ना हो, कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर कोज ना हो। तो जितना भी मेडिकेशन केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आपका काम है आप उसको नर्स को बताएं और नर्स उसको क्या करे, फॉलो करे पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जैसे ही मेडिकेशन थेरेपी फिनिश्ड हो जाती है तो फार्मासिस्ट का काम है कि एक बार वो डबल चेक कर ले, कोई भी ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ है या कोई ऑर्डर अगर आगे प्रोसीड करना है, कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, तो ये सारी की सारी चीजें वो क्या कर ले, क्रॉस चेक कर ले, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो मेंटेन रहे और चार्ट रिव्यू में ये सारी की सारी चीजें शो होती रहे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, यानी कि एडीआर को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। ठीक है, और किस टाइप से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर एडीआर को डिफाइन किया जाए तो ये क्या है, अनवांटेड इफेक्ट होते हैं जो ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जब हम किसी पेशेंट्स को ड्रग देते हैं तो ये अनवांटेड इफेक्ट होते हैं जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट होना, इनको मॉनिटर करना, इनको रोकना जरूरी होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जो एडीआर का एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, और अगर न्यूमोसलाइड से देते हैं तो उनका कॉमन एडीआर है, ये है हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट, ये शो करता है। ठीक है, और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका जो कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग इफेक्ट में आपको पता होगा एडीआर और साइड इफेक्ट में क्या कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो जो साइड इफेक्ट होते हैं ये हमारे लिए नोन होते हैं, लेकिन जो एडीआर होते हैं ये हमारे लिए अननोन होते हैं। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं कि मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, किस टाइप से मॉनिटर करते हैं और क्यों मॉनिटरिंग जरूरी होती है। क्योंकि एडीआर का जो पर्टिकुलर रिएक्शन होते हैं वो उन्हीं चीजों में से निकल के आते हैं, जैसे आप पेशेंट्स के पास जाके वार्ड राउंड विजिट करते हो, सेकंड आप रिव्यू चार्ट देखते हो, जो ड्रग रिव्यू चार्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, उन्हीं से ही हम ये सारी चीजें मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल। तो अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन अर्ली स्टेज में मॉनिटर हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होती है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से जो हेल्थ डैमेज है उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता चल जाते हैं तो। प्रोसीजर कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनसे हम एडीआर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा केस रिकॉर्ड रिव्यू। ठीक है, कोई पर्टिकुलर केस है तो वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो सकता है। उसके बाद ड्रग चार्ट रिव्यू, अगर हम जो भी हमने प्रॉपर अपने पेशेंट्स को ड्रग दी है उनके प्रॉपर चार्ट को हम रिव्यू करें तो भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैबोरेटरी डाटा जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम जो आज के टाइम में क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, उनके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर अटेंडेंस एट वार्ड राउंड। वार्ड राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, पेशेंट्स के पास जाके राउंड लगा के आप क्या करते हो, उसके प्रॉपर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हो। बिहेवियर का मतलब है कि पेशेंट्स की कंडीशन को आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं क्या पता चलता है, एडीआर पता चलता है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूइंग पेशेंट, यानी कि जब हम पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसके हाल के बारे में पूछते हैं, कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है, कौन सी मेडिसिन से आपको क्या इफेक्ट शो हुआ है, कैसी आपकी अभी फिलहाल तबीयत है, ये सब सारी चीजें क्या करते हैं, ये हेल्प करती है एडीआर को आइडेंटिफाई करने में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ड्रग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन, आपने देखा भी होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे यूज होते हैं जिसमें आप अपना घर पे बैठ के किसी भी ड्रग के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उससे क्लिनिकली रिलेटेड। ठीक है, जैसे उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या हो सकते हैं, क्या उसका ब्रांड नेम है। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर एक सेंटर है जहाँ पे जितने भी, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, या फिर नॉर्मल लोग भी वहां से ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है? जब हम किसी भी क्लिनिकली रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ड्रग से रिलेटेड, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और जहाँ पे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको बोला जाता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही रहता है कि कैसे आप ड्रग के बारे में ज्यादा से ज्यादा और सही से नॉलेज ले सके, प्रॉपर नॉलेज ले सके, और उसके बाद आप लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर आया था 1962 में आया था। केंटुकी मेडिकल सेंटर नाम की एक यूनिवर्सिटी है जहां पे सबसे पहला जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर था वहां पे ओपन हुआ था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में ये ओपन हुआ था। ठीक है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग एक पूरा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर आपको ड्रग से रिलेटेड लेनी है तो आप उसको क्या कर सकते हो? ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। यानी कि साफ सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम, अगर हमें किसी ड्रग के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो हम ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाके पूछ सकते हो, और वहां से प्रॉपर आपको जितनी भी फार्मास्यूटिकल केयर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उस ड्रग के अबाउट, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ पे क्या होते हैं, फार्मासिस्ट भी रहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी रहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कैंडिडेट भी रहते हैं जो प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पब्लिक को हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं, अवेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर था 1962 में केंटुकी मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी में, ये सबसे पहला जो था वहां पे आपका ओपन हुआ था, और उसके बाद वहीं से इसको यूटिलाइज किया गया था। ठीक है, पर्टिकुलर सोर्स से रिलेटेड। उसके बाद जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, कहीं ना कहीं वो फार्माकोविजिलेंस जहाँ पे पर्टिकुलर रिसर्च होती है, ठीक है, एडीआर वगैरह जहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है, तो वहां उनके लिए भी वो क्या है, एक हेल्पफुल मूवमेंट है, एक हेल्पफुल सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करके रखता है और उसके बाद लोगों को बताने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं फार्माकोविजिलेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस जो टर्म है वहां पे क्या होता है, ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल है। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ड्रग इन्फॉर्मेशन एक ऐसा सेंटर है जहां पे आप किसी भी ड्रग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। इसका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है पूरा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, यानी कि जिस भी हमें ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले रिक्वेस्ट डालेंगे। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर भी, जैसे मैंने अभी बताया, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पेशेंट्स को भी यूज कर सकता है और हेल्थ केयर जितने होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं या फिर जो पेशेंट्स होते हैं उनको जिस भी ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसकी वो रिक्वेस्ट डालते हैं। सेकंड प्रोसीजर में क्या होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पर्टिकुलर रिक्वेस्टर है जिसने रिक्वेस्ट डाली है, तो उससे जिस भी मेडिसिन की उसने रिक्वेस्ट डाली है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर होगी। ठीक है, जितना भी उसमें, जैसे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, डोजिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, गैदर हो जाएंगी। उसके
उसके बाद थर्ड इसमें आता है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इवोलेट करते हैं, चेकआउट करते हैं, और जो फिर जिसने रिक्वेस्टर ने जो भी क्वेश्चन किया था या जो भी क्वेरीज उसकी थी उसके रिगार्डिंग उनको आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद फोर्थ आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। किससे बात करेंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट से, और उसके बाद उनको क्लियरली एक सुटेबल एक अंडरस्टेबल वे में उनको आंसर अपना देंगे। यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? ड्रग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो लास्ट जो स्टेप आता है वो है हमारा कम्युनिकेशन, जिसमें वो सारा का सारा पहले रिक्वेस्ट देखेंगे, गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इवोलेट करेंगे, और उसके बाद फिर जिसने वो पूछा था, जो रिक्वेस्टर थे, उनसे वो कम्युनिकेट करके उनको वो सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए आता है पॉइजन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइजन क्या होता है। देखिए, आपको पता भी होगा, लेकिन हमें क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन बनानी है। तो पॉइजन जो है वो एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को क्या करता है? हार्म करता है। हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज है, उनको कंटिन्यूअस डैमेज करता है। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्म है, या हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यू है उनको किल करता है, हार्म करता है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम पॉइजन बोलेंगे। पॉइजन सिंथेटिक भी हो सकता है, पॉइजन मिनरल्स भी हो सकता है, पॉइजन जो है वो वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो एनिमल ऑरिजिन होते हैं वो भी हमारे लिए पॉइजन्स हो सकते हैं। तो पॉइजन्स की जो कैटेगरी है वो अलग अलग टाइप की कैटेगरी हो सकती है। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉइजन हमारे लिए वही है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे और हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करे। ठीक है, तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? जैसे अभी हमने ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, वैसे ही पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर भी होते हैं जो पॉइजन्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि ये कौन सी चीजें किस टाइप से पॉइजन क्रिएट कर सकती है। तो उसी को यहाँ पे पॉइजन इन्फॉर्मेशन बोला गया है। तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पे उनकी ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। लाइक केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हैजार्डियस हो सकता है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉलिन वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। ओवरडोजेस, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की अगर ओवरडोज हो जाती है, थेरेपेटिक मेडिसिन जैसे कि मशरूम वगैरह, एनिमल टॉक्सिन्स और स्नेक्स बाइट भी क्या है, हमारे लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो यानी कि इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं उसको बोला जाता है पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर या फिर पॉइजन इंफॉर्मेशन। ठीक है, पॉइजन इंफॉर्मेशन में किसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी? पॉइजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। पॉइजन हमारे लिए मेडिसिन भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया, केमिकल सिंथेसिस भी हो सकती है केमिकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं वही हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। तो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर भी में भी क्या होता है? पॉइजन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको अवेयर किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और पॉइजन का काम कर सकता है। अब हमें बात करनी है पॉइजन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर इसमें थोड़ा सा सेम ही रहेगा, जो अभी हमने ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में पढ़ा था वही प्रोसीजर थोड़ा सेम रहेगा, बस इसमें जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो पॉइजन से रिलेटेड मिलेगी। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट का मतलब होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई क्वेरीज आती है किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, तो सबसे पहले वो कुछ क्वेश्चंस करता है, यानी कि सिचुएशंस को समझने की कोशिश करता है कि किस टाइप की सिचुएशन अभी है करंटली। तो इसको जो इनिशियल असेसमेंट का मतलब होता है कि यानी कि सबसे पहला जो मूल्यांकन वो करेगा, जो वहाँ पे जो भी पॉइजन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होगा वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और सिचुएशंस को पहचानने की कोशिश करेगा। जैसे नेम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि पॉइजन के जो क्योंकि अभी बताया केमिकल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल टाइप भी हो सकता है, तो किस टाइप का सब्सटेंस है, नेम क्या है। ठीक है, और उसके बाद कितनी अमाउंट में उसको इंजेस्टेड किया गया है वो भी वहां पे पूछा जा सकता है। उसके बाद पर्सन की जो यानी कि जो पर्सन है उसकी एज कितनी है, वेट कितने हैं और क्या क्या सिम्टम्स उसको शो हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा पॉइजन पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्वेरीज की जाएंगी, उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा।
लाइक उसके इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे किया जाएगा, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, जो सब्सटेंस पेशेंट ने लिया है जो उसको टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है सब्सटेंस की, उसके बॉडी पे इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, क्योंकि हर पॉइजन्स का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, गैदर करेंगे। उसके बाद थर्ड इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट को रिकमेंड करेंगे, यानी कि किस रिकमेंडेड बेस्ड पे वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे वॉमिटिंग हो गया, क्योंकि कुछ कंडीशंस में आपने देखा होगा कि जो पॉइजन से क्रिएटेड पेशेंट्स होते हैं उनको वॉमिटिंग कराई जाती है। ठीक है, कुछ में क्या होता है, चारकोल का यूज किया जाता है, क्योंकि चारकोल जो है वो बहुत अच्छा सोखने वाला सब्सटेंस है, बहुत जल्दी से जो क्या है कि पेशेंट अगर ऐसी कंडीशन में है तो उसमें चारकोल जो होता है वो पॉइजन को बहुत जल्दी सोख लेता है, तो ये भी यूज किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या है, या फिर उसको जो पेशेंट्स है उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी में रेफर कर दिया जाए। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो होने वाला है ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद फोर्थ में फॉलो अप लिया जाता है, लास्ट में फॉलो अप लिया जाता है, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो स्पेशलिस्ट ने जो भी ट्रीटमेंट बताया था वो उस पे इफेक्ट हुआ है, पेशेंट पे इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और अभी उसकी कैसी तबीयत है, ठीक है, कैसा वो फील कर रहा है, ठीक हुआ है, जो भी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट था उसका कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ इस टाइप से जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, ये किस लिए काम आते हैं, फर्दर क्वेश्चंस या कंसर्न के लिए ये यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री का क्या मतलब है, नेम से डिफाइन हो रहा है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है आपके पास एज ए, अगर आप फार्मासिस्ट वर्क करते हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप वर्क करते हैं, तो हर किसी पेशेंट की अलग अलग मेडिकेशन हिस्ट्री रहती है। मेडिकेशन हिस्ट्री एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम पेशेंट्स के पास्ट की मेडिकेशन हिस्ट्री पूछते हैं, करंटली में भी पूछते हैं कि अभी आप कोई करंट मेडिसिन तो नहीं लेते। तो उससे क्या होता है कि एक आगे का जो हमें अभी मेडिसिन देनी है किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। यानी कि ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग का एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें मेडिकेशन हिस्ट्री पेशेंट की अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप उसको इजी से ठीक कर सकेंगे और जल्दी ठीक कर सकेंगे। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। आपने कोई करंट में कोई मेडिसिन तो आप नहीं लेते हो, या अभी आपने कोई मेडिसिन किसी चीज का ट्रीटमेंट तो आप नहीं करा रहे हो, तो कुछ इस टाइप का मेडिकेशन हिस्ट्री। तो मेडिकेशन हिस्ट्री जो होती है पेशेंट की वो हेल्प करती है आगे को फर्दर स्टेप लेने में। ठीक है, तो मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होती है, डिटेल हिस्ट्री होती है, यानी कि डिटेल नॉलेज होती है, एक्यूरेट होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है उस पेशेंट्स के लिए जो भी उसने प्रिस्क्राइब या नॉन प्रिस्क्राइब। नॉन प्रिस्क्राइब का मतलब यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो हम ऐसे ही नॉर्मली खा लेते हैं, जैसे पेन किलर हो गया फीवर के लिए, तो कुछ ऐसा तो नहीं है, एंटीबायोटिक्स अगर आप खा रहे हो। तो नॉन प्रिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब दोनों ही टाइप के मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री बोलते हैं। अभी इसमें दोनों ही चीजें हैं, जो आपने पहले ली थी यानी कि पास्ट में, और जो अगर आप अभी भी करंटली ले रहे हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में करंटली अगर आप ले रहे हो तो उसको भी मेडिकेशन हिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। इससे मेनली क्या होता है कि पेशेंट्स के जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है, जिसकी वजह से आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। तो सबसे पहले तो इसमें यही पता चल जाता है कि जो पेशेंट्स को बीमारी हुई है उसको कौन सी मेडिसिन की नीड है। उसके बाद मेडिकेशन की जो इफिशियंसी है इम्प्रूव होती है, कहीं ना कहीं मेडिकेशन एरर कम होते हैं और ट्रीटमेंट सही से हो पाता है। नेक्स्ट इसमें आता है गोल। अब पर्टिकुलर मेडिकेशन हिस्ट्री का गोल क्या है, तो सबसे पहले तो यही है कि ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो जाती है, एक प्रॉपर पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन रहता है मेडिकेशन से रिलेटेड वो आपके पास आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसको केस डिस्कशन में यूटिलाइज कर सकते हो, आगे रिसर्च में भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है कि जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री है एक बार आप वेरीफाई कर ले स्टाफ से जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में है। उसके बाद अगर कोई आपको लगता है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको
जरूर उसको क्या करें, बताएं और उसके बारे में फिर डिस्कस करें। ठीक है, अगर कोई ऐसा लगता है कि एलर्जिक कंडीशन है आपके पेशेंट को या कोई एडवर्स रिएक्शंस कोज होती है, तो उसको भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, यानी कि कहीं पे मेंशन कर दे जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर पर्टिकुलर क्या है, अगर कोई भी मेडिकेशन कंप्लायंस है पेशेंट से रिलेटेड, तो भी आप उसको क्या करें, डॉक्यूमेंट कर दे जिससे की वजह से वो आपको याद रहे। ठीक है, कोई ड्रग इंट्रेक्शन है तो भी आप उसको स्क्रीन आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स आपको जरूर बतानी है कि किस टाइप से आपको ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना है, ऑरली, आईवी या फिर जो भी आप रूट यूज करते हैं वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रोसीजर, मेडिकल हिस्ट्री में क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है और आप एज ए फार्मासिस्ट या फिर एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को दे जिससे कि वो कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप उससे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्यों पूछने वाले हैं, यानी कि मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में आपका क्या पर्पज है पूछने का, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके बाद फिर आप उससे अपना नाम, जो भी पेशेंट का नाम है, एज या फिर जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप उससे पूछ सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके पास पेशेंट आया आपने तुरंत उससे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है कि ये सिंसियरिटी और जेन्युइन में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप उसको कंफर्टेबल फील कराएं। सेकंड इसमें है करंट मेडिकेशन। आप सबसे पहले आप क्या करें कि आप पेशेंट से जो भी वो मेडिकेशन अभी उसके पास है, तो वो मेडिकेशन जो अभी करंट में वो ले रहा है उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड उसको कराएं और उसके बाद उससे पूछें कि कौन सी मेडिसिन आप इनमें से ले रहे हैं, यानी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आप अभी करंटली यूज कर रहे हैं, जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है या फिर ओवर द काउंटर है, हर्बल है, सप्लीमेंट है या विटामिन है। तो यानी कि आपको करंट मेडिकेशन के बारे में अपने पेशेंट से पूछना है। थर्ड इसमें आता है कि सबसे पहले उसके बाद जो भी वो मेडिसिन अभी करंट में यूज कर रहा है प्रिस्क्राइब मेडिसिन को, तो उसकी डोज और उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछे कि आप किस टाइप से आप इनको ले रहे हो, कितना डोज में आप ले रहे हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पेशेंट है उसको अपनी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर तरीके से ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, जो प्रिस्क्राइब हुई है, यानी कि जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है। तो आप उससे पूछे पेशेंट से कि आप किस टाइप से इसको मेडिसिन को ले रहे हैं, कितनी डोज में आप ले रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पेशेंट सामने बैठा हुआ है वो एक्चुअल में सही डोज ले भी रहा है और सही टाइम पे ले भी रहा है या नहीं। उसके बाद फिर रीजन फॉर टेकिंग, यानी कि आप क्या है, आस्क द पेशेंट व्हाई दे आर टेकिंग ईच मेडिकेशन, यानी कि आप अपने पेशेंट्स को बताएं कि ये सारी की जितनी भी मेडिसिन है वो क्यों आप ले रहे हो, क्या रीजन है। ठीक है, क्या हमारा पर्पज है इनको देने का, तो वो सारी चीजें आप अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ इसमें आता है एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट से पूछने की कोई आपको साइड इफेक्ट, कोई एलर्जिक, कोई एडवर्स इफेक्ट या फिर कुछ अदर टाइप का एक्सपीरियंस अगर आपको शो हो रहा है तो आप बता सकते हैं। तो अगर पेशेंट बताते हैं तो आप उसको कहीं पे नोट डाउन कर लें, अगर नहीं बताते हैं तो देन ओके। तो ये भी क्या है, ये भी किस में आता है, मेडिकेशन हिस्ट्री के प्रोसीजर में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। ठीक है, मेडिकेशन हिस्ट्री में आप अपने पेशेंट्स को पूछ सकते हैं कि उनको कोई एलर्जिक कंडीशन, कोई एडवर्स रिएक्शन तो पहले किसी मेडिसिन से नहीं हुए हैं, यानी कि पास्ट में कोई ऐसी मेडिसिन आपने ली हो जिससे उसको एलर्जिक रिएक्शंस हो या फिर एडवर्स रिएक्शंस हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हैं, आप मतलब अपने पेशेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, और पेशेंट्स अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको बता सकता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ड्रग से इनको प्रॉपर एलर्जिक है और कौन सी ड्रग से इनको इंट्रेक्शन हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी ड्रग का एलर्जिक कंडीशन इनको है या नहीं, या फिर इंट्रेक्शन है या नहीं। ठीक है, लास्ट में आता है मेडिकल हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि आप अपने पेशेंट से पूछे उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में कि किस टाइप से वो अभी फील कर रहे हैं, डायग्नोस्ड कैसे है, पास्ट में कोई पास्ट और करंटली में किस टाइप से कि कोई बीमारी तो नहीं है या फिर किस टाइप से उनको डायग्नोस किया गया है, या
आपने पहले किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया है, ये जनरल क्वेश्चन पूछते भी हैं डॉक्टर कि आपने इससे पहले कहीं दिखाया है क्या, तो ये किस में आता है, मेडिकल हिस्ट्री में आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, मेडिकेशन में हेल्प करता है, समझने में, मेडिकल जो भी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है उसको समझने में हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइबिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेशेंट काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसको बोला जाता है काउंसलिंग। और पेशेंट्स का मतलब होता है यानी कि जब आप बीमार जो व्यक्ति है उनको उनकी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, एडवाइस करते हैं, उनकी बीमारी के बारे में पर्टिकुलर उन्हें बताते हैं, तो उसको बोला जाता है पेशेंट काउंसलिंग। अब पेशेंट काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको बताते हैं कि किस टाइप से आपकी बीमारी है, किस टाइप से ठीक होगी, कौन सी मेडिसिन हमें देनी है, एडवाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट्स को उनकी मेडिसिन से रिलेटेड, उसको बोला जाता है पेशेंट काउंसलिंग। जो मेनली पेशेंट काउंसलिंग होता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है तो आप उनको उनकी मेडिसिन के बारे में काउंसिल करें, बताएं कि कैसे आपको यूज करना है, क्यों हम ये वाली मेडिसिन से देते हैं, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो करता है वो फार्मासिस्ट का काम है। और जो स्टूडेंट होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कुछ सीखने के लिए, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि कैसे आपको पेशेंट को काउंसिल करना है, कैसे हैंडल करना है, किस टाइप के मेडिसिन हम कौन से डिजीज में देते हैं, क्यों देते हैं, कौन से रूट से देते हैं, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा प्रोसीजर हो जाता है सीखने के लिए। उसके बाद फार्मासिस्ट में मेनली होता है कि फार्मासिस्ट जो हेल्थ केयर जो करते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की मेडिकेशन पे फोकस करते हैं, यानी कि किस टाइप से लेना है, क्या पर्टिकुलर एक्सपेक्ट रखना है, साइड इफेक्ट कुछ है या नहीं है, ड्रग इंट्रेक्शन कुछ है या नहीं है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, यानी कि इनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको जो ट्रेनिंग यूज की जाती है वो है हमारा IHS यानी कि इंडियन हेल्थ सर्विसेज के थ्रू इनको प्रॉपर काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। गोल की अगर मैं बात करूं तो गोल जो रहता है वो बेटर नॉलेज प्रोवाइड करने का पेशेंट को, उनकी डिजीज और ड्रग से रिलेटेड प्रॉपर बेटर नॉलेज आप उनको दें, ये वाला गोल रहता है। सेकंड, इफेक्टिव रहे आपका जो ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं वो मोर इफेक्टिव रहे। ठीक है, जो ड्रग रिएक्शंस हैं उनके चांसेस थोड़ा कम हो जाए, यही पर्टिकुलर गोल रहता है पेशेंट काउंसलिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेशेंट काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। तो फर्स्ट इसमें स्टेप जो रहते हैं वो है प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन, यानी कि काउंसलिंग सेशन के लिए प्रिपेयर होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी डिजीज या फिर उनको जो ड्रग प्रिस्क्राइब हुई है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है। सेकंड इसमें आता है ओपनिंग सेशन। ओपनिंग सेशन में जो फार्मासिस्ट होता है वो अपने पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है, जिससे कि वो उनकी डिजीज के बारे में समझ सके। ठीक है, थर्ड इसमें आता है काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट में क्या होता है कि जो इस सेशन में जो फार्मासिस्ट होता है वो मेनली उन जो भी मेडिसिन वो यूज करने वाले हैं उनको उनकी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यूजेस के बारे में बताते हैं, किस टाइप से उनको यूज करना है, वो सारी की सारी चीजें वो उनको रिटर्न में या फिर ओरली इनमें लिख के देता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब जो फार्मासिस्ट होते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फार्मासिस्ट जो मेडिसिन से देते हैं उनको उनके यूजेस के बारे में बताते हुए उन पे मार्क कर देता है कि ऐसे आपको इस डोज में लेनी है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में लेनी है, और ओरली भी बता सकता है। ठीक है, क्लोजिंग सेशन में क्या होता है, जो इस पर्टिकुलर सेशन में फार्मासिस्ट फीडबैक लेता है और उसके बाद अगर कोई पेशेंट का कोई डाउट रहता है या उनसे पूछ लेता है कि आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है पेशेंट काउंसलिंग का। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, इंटर प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो सेम प्रोफेशंस के होते हैं आपस में क्या करते हैं, कोलैबोरेट करें और उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर वर्क को करें, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर दो इंसान एक काम को करते तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू वन पर्सन। तो कहीं ना कहीं जो होता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन जो रहता है वो मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उनको ग्रो करने
करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपस में आप लोग बात नहीं करते हैं, आपस में आप वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, यानी कि यूनिटी में वर्क नहीं कर रहे हैं, कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं आपस में, एक कहीं और दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा कोई और काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रोफेशन वर्क करते हैं आपस में मिलके और कोई भी पर्टिकुलर एम गोल को अचीव करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स इशू यानी कि बहुत सारे इशू को सॉल्व करते हैं, उसको बोला जाता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है आपस में मिलजुल के काम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली सी बात है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो काम अच्छे तरीके से भी होगा, स्मूथ भी होगा, जल्दी भी होगा। ठीक है, और कोई अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो ग्रो करेगा। तो ये क्या है कि ये इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन में अगर कोई काम करता है, कोई पर्टिकुलर यूनिटी में काम करता है, टीम में काम करता है, टीम वर्क का काम जो होता है वो अलग ही शो होता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, गोल क्या रहता है, तो सबसे पहला गोल तो यही होता है कि क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट, पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का जो मेन गोल रहता है वो यही रहता है कि वो पेशेंट्स की केयर को इम्प्रूव करे, ज्यादा से ज्यादा आउटकम ज्यादा से जल्दी से लेके आए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना आउटकम निकले, उतना जल्दी पेशेंट ठीक हो, और डिफरेंट जो डिसिप्लिन एक्टिविटी है, आपस में टीम वर्क के साथ आप काम करें। ठीक है, जिसकी वजह से जो आउटकम है पेशेंट का वो अच्छा निकले। ठीक है, सेकंड इसमें आ जाता है कि मेनली पर्टिकुलर इससे क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ती है, एक्सपर्टीज भी बढ़ती है हर पर्टिकुलर टीम मेंबर की। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का जो एम है वो यही है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में चीजों को समझ के, बांट के, उसके बाद फिर जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, वर्क है, उसको कंप्लीट करें। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल नीड मिले पेशेंट्स को, तो यही इनका एम रहता है कि आप ये मिलजुल के काम कीजिए और पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्रूव कीजिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन, सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज द बेसिक गोल फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हाउ टू काउंसिल पेशेंट ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज, कैसे आप काउंसिल कर सकते हो पेशेंट्स को। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के लास्ट पार्ट की, जिसमें हमें बात करनी है फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, पार्ट सेकंड की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो पार्ट थर्ड पे होने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केयर के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, मेडिकेशन थेरेपी, मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.